हेलो स्टूडेंट, सोशल बेस सविता चैनल पे आपके स्वागत है। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे हों, पढ़ाई आपकी अच्छी चल रही होगी। आज हम 8th क्लास के जो सामाजिक विज्ञान के हिस्ट्री अतीत के जो बुक है, इतिहास कहते हैं जिसे, उसके हम सेकेंड चैप्टर के करा रहे हैं। तो देखिए सामाजिक विज्ञान और ये कक्षा 8th है। हमने फर्स्ट चैप्टर करा दिए हैं। प्ले लिस्ट में आप जाकर उसको देख सकते हैं, उसे कर सकते हैं, नहीं किए हैं तो। और चैप्टर के नाम है व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। थोड़ी मेरी आवाज़ भी है तो आप लोग इसको इग्नोर करिएगा, अपना वीडियो पे फोकस करिएगा। चलिए हम शुरू करते हैं अपना वीडियो। और ये न्यू एनसीईआरटी जो बुक जो सेशन 25-26 के उसके आधार पर हमने बनाया है। तो देखिए, चलिए हमारा पहला अभ्यास के प्रश्न आ गया। उसके बाद हम महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। पहला हमारा प्रश्न है, देखिए, निम्नलिखित के जोड़े बनाइए, मतलब मैचिंग करना है एक दूसरे से। तो इधर देखिए ABCDE F लिखा है, इधर 1 2 3 4 5 6, तो हम मिलान करते हैं। देखिए पहला में दीवानी लिखा है और सेकंड में शेरे मैसूर लिखा है। तो शेरे मैसूर हम टीपू सुल्तान के कहते हैं। और फौजदारी अदालत, तो फौजदारी अदालत के हम फौजदारी अदालत के करेंगे। और दीवानी वो स्वराज्य वसूल करने से हम करेंगे रानी चेन्नम्मा, जो सभी को पता है ये, नहीं तो मैं करा रही हूँ कि तुर्क अंग्रेज के विरोधी आंदोलन के नेतृत्व किया था। और सिपाही के हम सिपाही से करेंगे। वॉरेन हस्टन भारत के पहला गवर्नर। तो मैं यहाँ भी मैचिंग करके देखिए दिखा दे रही हूँ, और आगे भी मैं नीचे अभी इसका आंसर भी दिखा दूंगी ताकि आप आराम से कर सकते हैं। इसका आंसर है, देखिए, तो एक तरफ मैंने और सामने सामने बिल्कुल आप कर सकते हैं अपने कॉपी में, और अच्छे से करके अपने नोट भी करते जाइएगा। चलिए अब हम ये जो कुछ खाली स्थान है उसके हम करते हैं। मैंने यहीं पे भर दिया था, बंगाल पर अंग्रेजों की जीत, खाली स्थान, जंग से शुरू हो गई थी। तो देखिए पलाशी के यहाँ आएगा खाली स्थान पे। सेकेंड था कि हैदर अली और टीपू सुल्तान के शासक कहाँ के थे, तो ये मैसूर के थे। और डलहौजी का सिद्धांत लागू किया था, तो ये विलय नीति का सिद्धांत जो लागू किए थे। घ है, मराठे रियासतें मुख्य रूप से भारत के किस भाग में पड़ता था, खाली स्थान था, तो ये पश्चिम भाग में। तो इस तरह से देखिए मैंने यहाँ पे जो खाली स्थान वाला था ये भी भर दिया, तो आप इसे इजीली कर सकते हैं। अब चलिए हम अगला प्रश्न में चलते हैं। हमारा जो थर्ड प्रश्न है, इसमें सही गलत, इसमें कै कै गै घै, देखें मुगल साम्राज्य 18वीं सदी में मजबूत हो गए थे, ये बिल्कुल गलत है। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के साथ व्यापार करने के वाली एकमात्र यूरोपीय कंपनी थी, ये भी बिल्कुल गलत था, क्योंकि फ्रांसीसी थे हमारे साथ व्यापार कर, पुर्तगाली थे, डच थे, तो एक यूरोपीय कंपनी नहीं थी। और महाराजा रंजीत पंजाब, ये बिल्कुल राइट है कि महाराजा रंजीत सिंह जो पंजाब के हैं राजा थे। और अंग्रेजों ने जब कब्जे वाले इलाकों में कई शासकीय बदलाव नहीं किए, ये भी बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने बदलाव किया था। और अगला प्रश्न देखते हैं हम, फोर्थ। चलिए, यूरोपीय व्यापारी कंपनी भारत के तरफ क्यों आकर्षित हो रही थी, तो आंसर देखिए, यूरोपीय कंपनियां भारत की तरफ आकर्षित होने के निम्नलिखित कारण थे। पहला है कि यूरोप में बाजारों में भारत से बने सूती कपड़े और रेशम की जबरदस्त मांग थी। सेकेंड है, इसके अलावा यहाँ से काली मिर्च, लौंग, इलायची और दालचीनी की मांग थी। और थर्ड है कि यहाँ से सस्ते कीमतों पर वस्तुएं खरीद कर उसे महंगे दामों पर बेचते थे और उन्हें अधिक मुनाफा कमाते थे। तो जो ये यूरोपीय कंपनी थी, यहाँ से सस्ते दामों में सारी चीज़ें खरीद के ले जाते थे और डबल रेट पे वहाँ बेचते थे, तो उन्हें मुनाफा कमाते थे। तो देखिए हमारा पांचवा प्रश्न आ गया यहाँ पे, बंगाल के नवाबों और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच किन बातों पर विवाद थे। तो देखिए आंसर पहला पॉइंट है, बंगाल के नवाबों ने कंपनियों को व्यापार में रियायत देने से मना कर दिया। सेकेंड है, वे व्यापार को अधिक अधिकार देने के बदले कंपनियों से नजराना मांगते थे, मतलब कर मांगते थे। और अगला है, कंपनी को सिक्के ढालने का अधिकार नहीं दिया गया। और अगला पॉइंट है कि उसकी किलेबंदी को बढ़ने से रोक दिया गया। और अगला है कि ईस्ट इंडिया कंपनी टैक्स चुकाने को तैयार नहीं थी। और अगला है कि अंग्रेजी अफसरों ने उनके लिए अपमानजनक चिट्ठियां लिखी। अब हम सिक्स्थ देखते हैं, दीवानी मिलने से ईस्ट इंडिया कंपनी को किस तरह से फायदा पहुंचा। तब देखिए कि दीवानी मिलने से ईस्ट इंडिया कंपनी को निम्नलिखित तरीके से फायदा मिले। पहला है, दीवानी मिलने से कंपनी को बंगाल में विशाल स्वराज्य
संसाधनों पर नियंत्रण कर लिया। और सेकेंड है कि कंपनी को अब ब्रिटेन से सोने लाने की जरूरत नहीं थी, जो कि वो सोना वहाँ से ले आते थे और हमारे यहाँ से सामान उसके बदले लेते थे। अब थर्ड है स्वराज्य की कमाई से कंपनी भारत में सूती वस्त्र और रेशमी कपड़े खरीद सकते थे। और अगला है कि कंपनी मुनाफे से ही किले और दफ्तरों की खर्चा उठा सकती थी, मतलब इतना टैक्स तो स्वराज्य उससे वसूल करते थे कि उसी से ही अपने दफ्तर और किले के जो खर्चा उन्होंने उठा लेते थे। अब अगला हमारा है जो प्रश्न 7th है, सब्सिडी एयरलाइंस सहायक संधि व्यवस्था की व्याख्या करें। तो ये देखिए, एक सहायक संधि लॉर्ड मेलिजी ने शुरू किया जो रियायत इसको मान लेती थी उसे अपनी स्वतंत्रता सेनाओं रखने का अधिकार नहीं मिलता था। उसे कंपनी की तरफ से सुरक्षा मिलती थी और सहायक सेना के रख रखाव के लिए कंपनी को पैसा देते थे। अगर भारतीय शासक रकम देने से चूक जाते थे तो उसे जुर्माना के तौर पर उनके इलाके कंपनी अपने कब्जे में ले लेती थी। अगला प्रश्न है, कंपनी का शासन भारतीय राजाओं के शासन से किस तरह अलग था। तो ये देखिए, और यहाँ से आंसर पहला पॉइंट है, कंपनी का शासन मोटे तौर पर प्रशासनिक इकाइयों में बटा हुआ था जिसे प्रेसिडेंसी कहा जाता था। सेकेंड है, उस समय 3 प्रेसिडेंसी थी, जैसे बंगाल, मद्रास और बम्बई। इसका प्रशासक गवर्नर होता था। और एक बार एक क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता था कि प्रेसिडेंसी शहर कौन कौन से, या लिख दिया जाएगा कि बंगाल और मद्रास, मुंबई ये प्रेसिडेंसी शहर हैं। ऑप्शन में 4 भी दे देगा या 1 लाइनर में भी, तो इसे याद रखिएगा। सबसे ऊपर गवर्नर जनरल होता था और हर जिले में फौजदारी और दीवानी अदालत बनाई गई है। और अगला पॉइंट है, जिले के कलेक्टर सबसे बड़ा पद होता था जिसका काम लगान इकट्ठा करना और तथा कानून व्यवस्था बनाए रखना होता था। लगान मतलब कर टैक्स लोगों से जो लेते थे वो उनका काम होता था। चलिए अब अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 9, कंपनी की सेवा की संरचना में आए बदलाव का वर्णन करें। देखिए, पहला है, कंपनी की सेना में पेशेवर सैनिकों की भर्ती शुरू की गई और उन्होंने पैदल टुकड़ियों को अधिक विकसित किया। और थर्ड है, इन सिपाहियों को यूरोपीय तकनीकी के प्रशिक्षण अभ्यास का अनुशासन सिखाए जाने लगे। अब हमारा अगला प्रश्न 10 है। ये देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी टीपू सुल्तान को खतरा क्यों मानती थी। यहाँ देखिए कि टीपू सुल्तान ने अपने रियासत में मतलब अपने एरिया में पड़ने वाले बंदरगाहों से चंदन की लकड़ियाँ, काली मिर्च, इलायची और पर इन्हें निर्यात रोक दिया। निर्यात मतलब होता है कि हम अपने देश से किसी देश में सामान को भेजना। आयात मतलब होता है कि मंगाना, हम दूसरे देश से जो हमारे देश में जो चीज़ें नहीं है हम उसे मंगाते हैं। अब सेकेंड है कि टीपू सुल्तान ने भारत में रहने वाले फ्रांसीसी व्यापारियों से घनिष्ठ संबंध विकसित कर लिए, उनकी मदद से अपनी सेवा का आधुनिकीकरण कर लिया। अगला है, देखिएगा, टीपू सुल्तान ने स्थानीय सौदागर कंपनियों के साथ, यहाँ देख सकते हैं बाहर किसी चीज़ की आवाज़ आने लगी थी इसीलिए मैंने थोड़ा सा रोक दिया। तो हमने देखे कि पहला पॉइंट समझ लिया। दूसरा भी कि टीपू सुल्तान ने भारत में रहने वाले फ्रांसीसी व्यापारियों से घनिष्ठ संबंध विकसित कर लिए थे, उनकी मदद से अपनी सेनाओं को आधुनिकीकरण कर लिया। और थर्ड है कि टीपू सुल्तान ने स्थानीय सौदागरों को कंपनियों के साथ कारोबार करने से रोक दिया था। और फोर्थ है कि टीपू सुल्तान बहुत महत्वाकांक्षी, घमंडी और खतरनाक दिखाई देते थे। अंग्रेजों को लगता था कि ऐसे राजाओं को नियंत्रण करना और कुचलना जरूरी है, क्योंकि अंग्रेजों को लगने लगा था कि टीपू सुल्तान ऐसे ही करते रहेंगे तो आने वाले दिनों में हमारा साम्राज्य खत्म हो जाएगा और फिर हम व्यापार नहीं कर पाएंगे। अब हमारा कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है, अब हम उसको करेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही हेल्पफुल है। तो इसको देखिएगा आप लोग और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको सारा क्वेश्चन कर पाएंगे। अंतिम शक्तिशाली मुगल शासक के नाम बताइए। तो औरंगजेब थे। सेकेंड है, मुगल साम्राज्य क्यों कमजोर पड़ गया। तो ये देखिए कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद कई मुगल गवर्नरों ने अपने अपने क्षेत्रीय राजाओं के राज्यों के मतलब अपने अपने अलग राज्यों की स्थापना करनी शुरू कर दी। इससे मुगल साम्राज्य बिल्कुल कमजोर हो गया, क्योंकि मान लीजिए कोई लोग इकट्ठे 10 लोग एक साथ किसी चीज़ को उठा रहे हैं तो जल्दी उठ जाए, और कोई एक एक करके उठाएंगे तो चीज़ें नहीं। उसी तरह औरंगजेब की मृत्यु के बाद सब अलग अलग हो गए। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब और कहाँ हुई थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो हुआ था
1600 में लंदन में की गई थी। और अगला हमारा है, अगला पॉइंट देखिए, फोर्थ क्वेश्चन कि पूर्व के साथ व्यापार करने का चार्ट अनुमति पत्र कंपनी को किसने दिया था? तो महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने दिया था। और कौन सी पश्चिमी ताकत सबसे पहले भारत आई थी? तो पुर्तगाली जो थे सबसे पहले भारत में व्यापार करने के लिए आए थे। और अगला हमारा जो प्रश्न है देखिए, तो किसने भारत के लिए समुद्री मार्ग का खोज और कब? तो पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा ने 1400 में मतलब 1489 में भारत के समुद्री मार्ग के खोज किया था। और भारत में पुर्तगाली अड्डा कहाँ पे था? तो ये गोवा में था। और अगला प्रश्न, आठवां प्रश्न है, यूरोपीय शक्तियों के लिए प्रमुख व्यापारी वस्तु कौन सी है? तो सूती, रेशम के कपड़े, काली मिर्च, लौंग इलायची आदि। और अगला हमारा 9 नंबर का प्रश्न है, पहली अंग्रेजी फैक्ट्री कारखाना कहाँ स्थापित की गई थी? तो पहली फैक्ट्री की स्थापना 1691 में हुगली नदी के तट पर की गई थी। फैक्टर किसे कहा जाता था? तो कंपनी के व्यापारी हुगली नदी के किनारे से ही अपना काम चलाते थे। इन व्यापारियों को उस जमाने में फैक्टर कहा जाता था। फरमान का क्या अर्थ है? फरमान का अर्थ है एक शाही आदेश। जिसे कहते हैं ना कि आपने किसी को फरमान सुना दिया, तो उसको एक शाही आदेश कहते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, बंगाल के पहले नवाब कौन थे? तो नवाब मुर्शिद कुली खां थे। और अगला है, बंगाल के आखिरी नवाब कौन थे? तो नवाब सिराजू दौला थे। और हमारा जो 14 नंबर के क्वेश्चन है, 14 नंबर का क्वेश्चन है देखिए, पलाशी का नाम किस तरह पड़ा था? तो दरअसल में एक पलाश के फूल के नाम पे पलाशी पड़ा था। अंग्रेजों ने इसे बिगाड़ दिया था। पहले दरअसल असली नाम पलासी था, जिसे अंग्रेजों ने बिगाड़ कर पलाशी कर दिया। मतलब पूरा पता देख रहे हैं यहाँ पे, और फिर बाद में अंग्रेजों ने इस नाम को बिगाड़ करके ऐसे कर दिया। इस जगह पर कि पलाश के पाए जाने वाले फूलों के कारण नाम पड़ा था। अलीवर्दी खान की मृत्यु कब हुई थी? तो 1756 में हुई थी। बक्सर की लड़ाई कब हुआ था? तो 1764 में हुआ था। और ये देखिए अगला हमारा 17 नंबर के प्रश्न, रॉबर्ट क्लाइड इंग्लैंड से जब भारत आए तब उनकी उम्र क्या थी? तो रॉबर्ट क्लाइड जो थे 1743 में मद्रास आए थे जब उनकी उम्र 18 वर्ष थी। और विलय नीति की शुरुआत किसने की थी? तो लॉर्ड डलहौजी ने की थी। पलाशी की जंग क्यों महत्वपूर्ण मानी जाती है? पलाशी की जंग इसलिए महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि भारत में कंपनी की पहली बड़ी जीत हुई थी। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? तो 1761 में हुई थी। ये देखिए यहाँ पे थोड़ा मैं ऊपर कर लेती हूँ। तो पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में। और बक्सर की लड़ाई कब? देखिए बक्सर की लड़ाई में किसकी हार हुई थी? मीर कासिम की लड़ाई हुई थी। टीपू सुल्तान कहाँ के शासक था? तो मैसूर का शासक था। और अगला हमारा प्रश्न है देखिए 23 नंबर का प्रश्न, नवाब बनने का क्या मतलब था? नवाब बनने का मतलब अंग्रेजों की गुलामी करना। सारी ताकत और सत्ता कंपनी के पास होती थी। टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई? 4 मई 1799 में हुई। टीपू सुल्तान मैसूर का राजा कब बना? 1782 में बना। काजी का अर्थ क्या है? काजी का अर्थ है एक न्यायाधीश। जो जज होते थे उसे कहते हैं। अगला हमारा 27 नंबर का प्रश्न है, मिलन नीति का सिद्धांत किस तर्क पर आधारित है? यह सिद्धांत इस तर्क पर आधारित था कि अगर किसी शासक की मृत्यु हो जाती है, उसका कोई पुरुष वारिस नहीं है, तो अंग्रेज उसका राज्य अपने में मिला लेते थे। प्रशासक किसे कहा जाता था? ब्रिटिश इलाके मोटे तौर पर प्रशासकीय इकाइयों में बटे हुए थे, जिसे प्रशासक कहा जाता था। महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु कब हुई थी? 1739 ईस्वी में हुई थी, 1839 में। तो इस तरह से भी आप याद कर सकते हैं। और अगला हमारा 30 नंबर का प्रश्न, महाभियोग किसे कहा जाता था? जब इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन में किसी व्यक्ति के खिलाफ दुराचरण का आरोप लगाया जाता था, तो उस हाउस ऑफ लॉर्ड्स में उस व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा चलाया जाता था, उसे महाभियोग कहा जाता था। वॉरेन हास्टिंग्स इंग्लैंड कब लौटे थे? तो 1785 में। वॉरेन हास्टिंग्स मुकदमा कब जारी किया गया? तो 1789 ईस्वी में। और रॉबर्ट क्लाइड ने आत्महत्या कब और क्यों की थी? तो ये देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि रॉबर्ट क्लाइड जो थे वो, क्योंकि कहा जाता है कि जब उन्हें बरी कर दिया गया था, फिर क्यों हत्या की?
ये देखिए, रॉबर्ट क्लाइव पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाया गया था कि उन्होंने भ्रष्टाचार किए हैं और 1772 में ब्रिटिश संसद में उसके ऊपर लगे भ्रष्टाचार के आरोप को जवाब देना पड़ा था और बाद में उनको बरी कर दिया। जब उन्होंने जवाब दिया तो उन्हें बरी भी कर दिया गया था, लेकिन 1774 में उसके बाद उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। रानी चिन्नम्मा की मृत्यु कहाँ हुई थी? चिन्नम्मा की मृत्यु 1829 में जेल में हुई थी, 21 फरवरी। रानी चिन्नम्मा की जेल में मृत्यु कैसे हुई थी? जब अंग्रेजों ने कितूर के एक छोटे से राज्य पर कब्जा लेने की कोशिश की थी, तब रानी चिन्नम्मा ने क्या किया था? अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठा लिया, जंग छेड़ दिया था और इस तरह से उनकी मृत्यु हो गई। अगला प्रश्न हमारा है, ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में आगमन का क्या उद्देश्य था? ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में आगमन का व्यापार के जरिए ही था कि हम भारत में व्यापार के उद्देश्य से आए थे। अगला है, यूरोप के बाजारों में किन किन भारतीय वस्तुओं की मांग थी? तो यूरोप के में बाजारों में सूती वस्त्र जैसे रेशम के वस्त्र, इसके साथ काली मिर्च, लौंग, इलायची, दालचीनी की ज़बरदस्त मांग थी और यहाँ से सस्ते दामों पर खरीद के ले जाते थे, वहाँ महंगे दामों पर उसे बेचते थे। इस तरह से हमारे चैनल पे बने रहिएगा और वीडियो कैसा लगा इसे कमेंट करिएगा, लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन के सबसे पहले दबा दीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए और कमेंट करिएगा कि आप किस टॉपिक पर अगला वीडियो चाहते हैं, हम उसी टॉपिक पर लेकर आएंगे और इसी तरह के वीडियो देखते रहिएगा और नेक्स्ट वीडियो में हम जल्द मिलते हैं। धन्यवाद।